आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। Ladies and gentlemen, Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi for their struggle against suppression of young people and children's right to education. 2014 के दिसंबर में जैसे ही ये ऐलान नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ, जश्न दुनिया के एकदम दूसरे छोर भारत में शुरू हो गया। कैलाश सत्यार्थी पहले खांटी भारतीय थे जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था। यह भी सच है कि कैलाश का नाम उस दिन बहुत सारे भारतीयों ने पहली बार सुना, लेकिन उनका काम दशकों से जारी था। 1980 में उन्होंने उस संस्था की नींव रखी जिसे आज सारी दुनिया बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से जानती है। इसी का झंडा उठाकर कैलाश और उनके साथियों ने अब तक 1 लाख से ज्यादा बच्चों को मजदूरी से मुक्त कराया है। उनमें से हजारों को पढ़ाया लिखाया, ऐसा नागरिक बनाया जो अब खुद अपने जैसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। उनकी हुंकार ने हजारों लोगों को इस आंदोलन में जोड़ा। अरे जिस समाज में बेटियां 10,000 रुपए की बिकें और भैंसें 2 लाख रुपए की बिकें, अगर आपको उस समाज के खिलाफ गुस्सा पैदा नहीं होता तो आप इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। इस आंदोलन के दौरान कैलाश ने बहुत कुछ खोया, कितने ही साथी भी, लेकिन जो पाया वो ऐसा एहसास था जिसने उन्हें बार बार उठ खड़ा होने को मजबूर किया। वो कहते रहे कि जब भी कोई बच्चा गुलामी से मुक्त हुआ तो उन्हें अपने मुक्त होने का अनुभव हुआ। कैलाश लड़ते रहे, भिड़ते रहे, देश में भी विदेश में भी। आज उनकी और उनके साथियों की मेहनत का नतीजा है कि 1986 में भारत ने बाल श्रम विरोधी कानून बनाया, जिसके चलते अब देश में बाल श्रम पूरी तरह बैन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कन्वेंशन 182 पारित किया, जिसे पूरी दुनिया ने बच्चों की भलाई में मंजूर किया। कैलाश आज पहले से भी ज्यादा एक्टिव है। उनके काम का दायरा बढ़ गया है। अब तो उन्होंने 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन का नारा दिया है। यह अभियान दुनिया में चल रहा है। 10 करोड़ युवाओं को बाल अधिकार समझाए जा रहे हैं और उन्हें ऐसे 10 करोड़ बच्चों की मदद के लिए खड़ा किया जा रहा है जो गुलामी और मजदूरी के दलदल में फंसे हैं। तो आज पढ़ाकू नितिन में हमने सोचा कि कैलाश सत्यार्थी जी को बुलाया जाए। उनके काम को लेकर तो बातें होंगी ही, उस बचपन को भी टटोलेंगे जिसमें हिम्मत भरी कई चेष्टाएं थीं। अपने ही घर में निर्वासित होने का दुख भी था, निहत्थे थे गुंडों से भिड़ जाने का उत्साह था, नौकरी को ताक पर रख देने का जोश था, और अब वो एहसास भी जो नोबेल जीतने के बाद होता। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। नमस्कार कैलाश जी। नमस्ते। और बहुत अच्छा लगा आपको सामने देखकर, सुनकर, और बहुत सालों से तमन्ना थी कि आपसे बात करें। हाँ, बस ये दुर्भाग्य है कि ये बात हो रही है इंटरनेट के जरिए। बिल्कुल सीमाएं हैं और फायदे भी हैं। फायदे नुकसान दोनों हैं, और जैसा भी है जो भी आपसे बात हो रही है यही बड़ी बात है। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं ताकि लिसनर्स एक सिलसिला बांध सकें। सर, आप मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्मे, वहां से फिर ओस्लो तक की आपकी यात्रा हुई। हालांकि अभी यात्रा रुकी नहीं है, थमी नहीं है, उसके बाद भी जारी है। लेकिन विदिशा में आपका शुरुआती जीवन कैसा था? परिवार के बारे में थोड़ा बताइए, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। मुझे गर्व है विदिशा में पैदा हुआ, जो बहुत ही प्राचीन नगरी माना जाता है। उसका अपना एक इतिहास है। वहीं एक मोहल्ला है अंदर किला, कभी वहां किला रहा होगा तो उसके अंदर के हिस्से को अंदर किला कहते हैं। और जिस गली में मैं रहा, पैदा हुआ, वो काजी गली है। तो एक काजी साहब रहा करते होंगे वहां कभी। वहां कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत ऐसा छोटा सा गरीब इलाका था। मैं एक किराए के कमरे में पैदा हुआ और इसके बाद मेरे पिताजी ने एक छोटा सा पुराना 1-2 कमरे का मकान खरीदा। हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए थे बहुत बचपन में ही। मेरे पिताजी पुलिस में कांस्टेबल थे, सिपाही थे,
और माता जी मेरी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के मामले में उनकी इतनी ज़्यादा प्रतिबद्धता थी, इतना ज़्यादा उनको पैशन थी कि उन्होंने हम चारों भाइयों को हर कीमत पर पढ़ाया, और बहन को भी। तो मेरी बहन बड़ी है मुझसे काफ़ी, लेकिन उस समय भी उन्होंने, जब लड़कियां बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती थी हमारे मोहल्ले की और इलाके की, वहाँ उनको एमए कराया, डबल एमए किया उन्होंने, और कुछ पढ़ाई करी, टीचर रही वो, फिर लेक्चरर रही, प्रिंसिपल से रिटायर हुई मेरी बड़ी बहन। मेरे बड़े भाई साहब भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर रहे, वहाँ से रिटायर हुए, प्रोफेसर थे। छोटे भाई उनसे छोटे भी प्रोफेसर थे, उनसे छोटे हेडमास्टर थे। तो शिक्षा का बहुत असर उस घर में रहा है। पिताजी माताजी दोनों ये चाहते होंगे। मेरे पिताजी का स्वर्गवास कम उम्र में हो गया था, जब मैं 17 साल का था, और सामान्य परिवार था। हम लोग अमीर नहीं थे, लेकिन उतने गरीब भी नहीं थे। लेकिन जब मेरी ऊंची पढ़ाई की बात आई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की बात आई, तो उसके लिए तो बहुत खर्चा होता है, पहले भी बहुत होता था। तो मुझे याद है कि मेरी माँ के पास कुछ चांदी के गहने थे, जो उन्होंने कुछ तो बेच दिए, कुछ गिरवी रख दिए, और पढ़ाई का इंतज़ाम किया। उनकी और मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी, भाइयों की, बड़े भाइयों की भी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बन जाऊं। तो मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता रहा, इंजीनियर बन गया। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया भी लगभग 1.5 साल तक। तो इस तरह का मेरा बचपन गुजरा, सामान्य बच्चों की तरह था, खेल कूद, हंसी मजाक, मस्ती, कुछ नोटी जैसे कहते हैं ना बच्चे, उस तरह का भी। लेकिन सुभाष जी, जितना सामान्य आपने बता दिया उतना सामान्य तो नहीं था। 15 साल की उम्र में आप जाति प्रथा के खिलाफ अपने तय जो कोशिश कर रहे थे, मैंने पढ़ा कि आपको अपने घर में ही निर्वासन झेलना पड़ा। वो क्या किस्सा था? जी, वो नितिन जी बहुत मुश्किल दौर था, क्योंकि मेरा परिवार ब्राह्मण परिवार था, और उसी तरह की सब जाति व्यवस्था और छुआछूत वगैरह सब चलता था। मुझे बचपन से बहुत बुरा लगता था। और जब मैं 15 साल का था तो देश गांधी जी की जन्म शताब्दी मना रहा था, और मुझे लगा कि ये गांधी जी ने तो छुआछूत का बहुत विरोध किया है। संयोग ये हुआ कि मुझे कुछ ऐसे नेताओं के भाषण सुनने को मिले जो मेरे विदिशा शहर के ही, जो छुआछूत के खिलाफ बड़ी बड़ी लंबी बातें करते थे और छुआछूत खत्म करना चाहते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं प्रभावित हुआ उनसे। सोचा मैं भी अब एक दिन ऐसे ही राजनेता बनूंगा। तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए? तो मैंने एक भोज आयोजित किया अपने साथियों के साथ मिलकर। बहुत मुश्किल था कुछ ऊंची जाति के साथियों को तैयार करना भी, कि हम लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके चुपचाप एक भोज का आयोजन करें। उसमें हमने कुछ ऐसी बहनों को, माओं को, जो झाड़ू लगाती थी, उस समय खुले पैखाने हुआ करते थे, तो खुले पैखानों की सफाई करती थी, अपने सिर पे मैला ढोके ले जाती थी, और उनके साथ फिर भी छुआछूत होती थी, कोई उनको छूता नहीं था। तो ऐसी महिलाओं को हमने बुलाया, जिन्हें मेहतरानी कहते थे उन दिनों। वो तैयार नहीं हुई। आसानी से उन्होंने कहा कि तुम लोग कैसी बचकानी बातें कर रहे हो, तुम बच्चे हो, जानते नहीं हो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जैसे तैसे उन्हें राजी किया, नेताओं को भी राजी किया। नेता लोग बड़े तारीफ किए कि बहुत अच्छा लड़का है, तुम और करो, हम करते हैं, आएंगे हम। सबको हमने आमंत्रित किया। सभी पार्टियों के या सामाजिक नेता थे, वो लोग ऊंची जाति के ही थे ज्यादातर। तो खाना बनाया गया। गांधी जी का एक नया पार्क बना था, गांधी जी के नाम से, उनकी मूर्ति के पास भोजन बन गया। रात को 7 बजे का समय था, कोई नहीं आया। 8 बजे भी कोई नहीं आया, 9 बजे तक नहीं आया। तो हम बच्चे साइकिल उठाकर घर घर गए याद दिलाने के लिए। किसी ने कहा हमारा पेट खराब है, किसी ने कहा हाईकमान से बात हो रही है, किसी ने कहा चलो हम आते हैं। खैर हमने सोचा कि 2-4 लोग तो आएंगे, कोई हिपोक्रेसी से पहली बार सामना हो रहा होगा आपका। जी, इस तरह का सामना, मतलब मैं बचपन में बड़ा इस तरह की चीजों में भरोसा करता था, आदर्शवादी होने से। आज भी मेरा भरोसा टूटा नहीं है समाज से या लोगों से, लेकिन मुझे हिपोक्रेसी का सामना, पाखंड का सामना पहली बार हुआ, और कोई आया नहीं। अंत में ये हुआ कि मैंने अपने हाथ से खाना उठा के जब खाना शुरू किया,
तो रोने लगा मैं गुस्से के मारे, मेरा गुस्सा फूट पड़ा। हमारी आपस में बातचीत करने की हिम्मत नहीं थी एक दूसरे से। और एक माँ ने जिसको अछूत समझते थे, उसकी मातृत्व वाली स्नेह वाली चुअन मुझे एहसास हुआ। उसने पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रखा, बेटा, बोली, बेटा तू क्यों रो रहा है? तूने तो जो किया वो तो हम सोच भी नहीं सकते, किसी ने नहीं किया यहाँ इस शहर में। हमारे बाप दादों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि तू ब्राह्मण का बेटा होके खाना खा रहा है हमारा बनाया। तो खैर, हम घर पहुंचे तो हमारे घर वालों को ये धमकी दी जा रही थी, ऊंची जाति के लोग, वो हमारी पुरोहित टाइप की सभा के लोग बैठे थे, वो कह रहे थे कि पूरे परिवार को बहिष्कृत कर दिया जाए। हमारे माँ वगैरह हाथ पांव जोड़ रहे थे उनके, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। सब लोग मेरे से नाराज हो गए। रात लगभग आधी रात हो गई और फिर अंत में कहा कि भाई, आप परिवार का कोई दोष नहीं है, इस बच्चे को ही हम जाति से बहिष्कृत करते हैं। अगर ये जाके गंगा जी में स्नान करे, पवित्र होके आए, शुद्धिकरण हो इसका, 101 ब्राह्मणों का भोज करके उनके पैर धो के पानी पिए, तब संभव है। मैंने कहा नहीं होगा। ये बहुत नाराज हुआ। मैंने कहा घर छोड़ दूंगा, लेकिन ये संभव नहीं, ये ना हो पाएगा। ये नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं था। तो मैं अपना उन्होंने, परिवार के लोगों ने बहुत दुखी भाव से मुझे एक बाहर का कमरा दे दिया घर का, जिसका दरवाजा सड़क पे खुलता था। वो रात बहुत मुश्किल रात थी। मेरी माँ पूरी रात आंगन में बैठी रोती रही, समझाने की कोशिश की कि तू मान जा, क्योंकि मैं रोज सबसे छोटा था अपने भाई बहनों में, तो अपनी माँ के साथ बैठ के खाना खाता था। उस चौके में, कहते हैं चौके में, मतलब उसी में खाना बनता था और खाते थे हम। लेकिन उस दिन से वो खाना बंद हो गया। अलग से हमको खाना दिया जाता था, हम घुस नहीं सकते थे वहाँ। इसके बाद पानी भी हमें अलग से एक बर्तन में रख दिया गया। तो मैं वहाँ उस कमरे में रहता रहा, लेकिन बहुत कष्टदायी जीवन था अपने आप को इस तरह की चीजों में ढालना। दूसरे लोग भी मेरे साथ ऐसे बर्ताव करने लगे, अछूत से भी बुरा। तो जो लोग तथाकथित दलित समाज में पैदा हुए हैं वो मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत मानसिक झटका था ये, उस समाज में एक अछूत बन के रहना। और संभवतः समझ भी नहीं आया होगा, क्योंकि एक बच्चा जो किताबों से सीख रहा था वो दरअसल वही तो करने जा रहा था। उसे समझ भी नहीं आया होगा कि ये उल्टा क्या हुआ, मतलब गलत मैंने किया कहाँ। जी, मैंने यही कहा कि भाई मेरी इसमें गलती क्या है। गलती तो आप सोचिए कि मैं कैसे अपवित्र हो गया। अपवित्र तो हम ही सब लोग हैं जो कि खुले पैखाने में करते हैं, जाते हैं लैट्रिन के लिए। इसके बाद जो महिलाएं, हमारी माएँ बहनें सफाई करती हैं, वो अपवित्र हैं और आप पवित्र हैं, ये कैसे चल सकता है। तो ये बहुत जद्दोजहद रही और मैंने सोचा कि अब मैं अपने जीवन से इस जाति प्रथा को, जाति व्यवस्था को पूरे निकाल देता हूं। कोई छुआछूत नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, मैं अपना नाम ही बदल देता हूं। तो बहुत मुश्किल हुआ ये सोचने में नया नाम क्या रखा जाए, लेकिन मैं स्वामी दयानंद से भी थोड़ा थोड़ा प्रभावित हुआ बाद में। और कुछ महीनों के बाद या साल के बाद मैंने अपना नाम बदल के सत्यार्थी कर दिया। तो जिसका सीधा अर्थ है कि जो सत्य की खोज में लगा रहे। मैं कभी दावा नहीं करता कि मैंने कोई सच्चाई हासिल कर ली है जीवन में, ये खोज है जो जारी। इससे अच्छा नाम हो नहीं सकता था। एक जगह मैं पढ़ रहा था कैलाश जी की, जब आप छोटे थे और आपने पाया कि एक क्लास में पास होने के बाद आप दूसरी क्लास में पहुंचे, लेकिन आपके साथ के कई बच्चे उस नई क्लास में आ नहीं सके क्योंकि उनके पास किताबें नहीं थी, वो संसाधन नहीं थे। और फिर उस छोटी सी उम्र में आपने जितना हो सका, जैसे हो सका, बुक बैंक बनाया। देखिए, अब आप नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, आपके बारे में पढ़ सुनकर अजीब नहीं लगता कि अच्छा भाई ऐसे काम किए होंगे कैलाश जी ने। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो कैलाश था उस वक्त, इतनी एम्पैथी किसी में आती कैसे है? क्योंकि जो कुछ घटता है ध्यान में तो सबके होता है, मगर सब कुछ कर लें ऐसे हिम्मत जुटा नहीं पाते उस उम्र में भी। तो क्या है जो कुछ लोगों को इतनी छोटी सी उम्र में अलग बना देता है, बिना सोचे कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका प्रतिफल कभी उन्हें मिलेगा? मुझे लगता है कि कुछ तो परिवार का भी असर होता है। मेरे माता पिता बड़े धार्मिक स्वभाव के लोग थे और पिताजी मेरे रामचरितमानस के बड़े अध्येता थे, जानते थे। मुझे भी बचपन में बहुत इस तरह की चीजें पढ़ के सुनाया करते थे। जब मैंने खुद पढ़ना लिखना नहीं सीखा था तो मुझे छोटा बड़ा जो होती है ये लिखना पढ़ना मैंने इसी तरह सीखा कि रा से राम, ला से लक्ष्मण, सा से सीता, इस तरह की चीजें।
तो पहले आप उर्दू सीख गए थे, मैंने सुना। और उर्दू भी सीखे इसी तरह। तो ये साथ साथ चल रहा था, लिखना पढ़ना अंग्रेजी का, हिंदी का तो बहुत बाद में आया। लेकिन मेरे घर के सामने, जैसे मैंने कहा ना, काजी गली थी, तो वो काजी साहब थे और मस्जिद भी थी, तो उनके बच्चे वगैरह थे, सब मेरे दोस्त थे। तो उनके साथ बैठ के मैं चलने लगा। तो फिर मैंने देखा, सबसे पहले मैंने जैसे मैं रामचरितमानस की चौपाइयां, सुंदरकांड की, हनुमान चालीसा की सीखा, तो मैंने कलमा पढ़ना भी सीख लिया। वहीं कलमा सीखा तो फिर ये लगा कि अगर ढंग से पढ़ना चाहते हैं भाई तो उर्दू सीखनी पड़ेगी। तो मैं बैठ के वहाँ उर्दू का पहला कायदा कहते हैं उसे किताब को, दूसरा कायदा, तीसरा कायदा, पांचवा कायदा तक पढ़ा मैंने बैठ के। तो फिर मुझे उर्दू पढ़ना लिखना आ गया, हिंदी भी आ गया। फिर धीरे धीरे अंग्रेजी जो परदेसी भाषा थी वो बहुत बाद में आई। कह रहे हैं कि वो जो छोटा सा कैलाश था, वो जो था दरअसल अपने परिवार को देखकर उस तरह का बन रहा था जो आज हमारे सामने है। घर परिवार में जैसा माहौल था, खासकर शिक्षा को लेकर आपके परिवार की जो प्रतिबद्धता थी, शायद उसने मोहब्बत जगाई इस चीज को लेकर कि अकेला मैं ही शिक्षित क्यों हूं, इसे तो सबको अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल था कि आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, बढ़िया करियर था उस वक्त, तो इंजीनियर वैसे भी कम होते थे, अब तो फिर भी ठीक ठाक संख्या है देश में। करियर आपका ठीक ही चल रहा था, फिर रिस्क लेने का मन क्यों हुआ? शादी भी हो चुकी थी आपकी, कठिन फैसला रहा होगा। नहीं, मेरे लिए बहुत कठिन नहीं था वो, क्योंकि बचपन से ही जो मेरा रुझान, जो मेरा पैशन इस बुराई के खिलाफ, बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, शोषण हो रहा था, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, इस तरह की घटनाओं का बहुत असर पड़ा। तो धीरे धीरे मैं मानसिक रूप से तैयार हो रहा था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि मैं इंजीनियर रहते हुए वो कर पाऊंगा या छोड़ना ही पड़ेगा। अंत में समस्या ये इतनी बड़ी थी, जितनी हमने उसको समझने की कोशिश की उतना ही हम उसमें घुसते चले गए। तो लगा कि ये संभव नहीं है कि मैं इंजीनियर रहते हुए या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए ये कर पाऊंगा। और ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई और पढ़ाना दोनों काफी समय लेता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो अंत में मेरी पत्नी, जिससे मैंने प्रेम विवाह किया था बड़ी झंझटों के बीच में, उनसे मेरी पहले से ही बातचीत हो रही थी, सुमेधा जी से। मुझे लग रहा है सारी क्रांतियां आपकी हिस्से लिखी थी। नहीं, अभी और है, अभी मेरे हिस्से काफी चीजें लिखी हुई है, बताइए तो आप देखते रहेंगे। लेकिन अभी तो तय किया हम लोगों ने दोनों ने कि भाई ये जिंदगी ये तो जीनी नहीं है हमें इंजीनियर की जिंदगी या तथाकथित सुख सुविधा की जिंदगी। थोड़ी सी उबड़ खाबड़ भी हमारे रास्ते बनने चाहिए। लेकिन असली बात यह थी कि रास्ता कोई था नहीं जिस पे चल पड़ो। बाल मजदूरी, बच्चों की गुलामी कोई मुद्दा नहीं था। इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी लोग मानते थे, तो सामान्य सी बात है, गरीब हैं, गरीब के बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, क्या इसमें बुराई है। तो ये मानसिकता भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, बाधा थी। तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए तो मजाक बनवाना था अपना। लेकिन मेरी पत्नी वो पहली मेरी सहयोगिनी थी, साथी थी, जो इस बात के लिए राजी हुई कि चलो छोड़ दो। लेकिन मुश्किल सचमुच था, भावनात्मक भी था। मेरी माँ बहुत दिनों तक रोई, इतनी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाया लिखाया। हालांकि मैंने 1.5-2 साल में उतना पैसा कमा लिया था, अच्छी नौकरी करके कॉलेज में। तो फिर भी बहुत कष्ट हुआ सभी को। मेरे बड़े भाई बहुत दुखी हुए, वो भी नाराज भी हुए, दुखी भी हुए। मेरे दोस्तों ने मजाक बनाया कि पागल हो गया, ये इस तरह की बातें कर रहा है। मेरी माँ ने तो ये कहा कि अब घर बेच देते हैं, कोई और चीज बेच देते हैं, अगर तुमको गरीब बच्चों की मदद करनी है तो एक अनाथालय या स्कूल या तुम गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए खोल लो यहाँ पर, लेकिन छोड़ के ये काम मत करो। क्योंकि बहुत खतरे वाला काम भी नजर आने लगा था उन्हें, मालिकों के खिलाफ आवाज उठाना, बच्चों को छुड़वाने के लिए जान हथेली पे रख के जाना। बहुत परिवार के लोग और दोस्त लोग मजाक बना रहे थे या दुखी हो रहे थे। लेकिन जब ये नोबेल प्राइज की घोषणा हुई नितिन जी, तो एकदम वो कई लोगों ने मुझे फोन किया, जिनमें ऐसे पुराने दोस्त लोग थे जो कभी मुझे 40 साल से 35 साल से फोन नहीं किए, बात नहीं किया, क्योंकि वो समझते थे पागल हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है। अरे कैलाश, तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ इंजीनियरिंग में पढ़ता था, मैं अभी चीफ इंजीनियर हूँ वहां महाराष्ट्र में। तो मैंने कहा बहुत बहुत बधाई आपको।
तो बोले नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, देश का नाम रोशन किया वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार ये सौदा बुरा तो नहीं था, इंजीनियर रहना ज्यादा बेहतर था, ये आज बेहतर है। लेकिन वो तो बाद में पता चला ना। लेकिन हमको बहुत उसमें जिस चीज में हमको सुख मिला वो किया हमने। और मैं हमेशा कहता हूं कि फॉलो योर हार्ट एंड माइंड विल फॉलो यू। तो आप दिल की सोचिए, क्योंकि दिल सच्ची बात कहता है। उसके लिए दिमाग को अगर बीच में डाल दोगे तो फिर ये करें ना करें, ऐसे करें वैसे करें, इसमें फायदा होगा नुकसान होगा, फायदा और नुकसान तो दिल नहीं सोचता ना। तो दिल ने तो कहा कि तुम्हारी आवाज यही है, तुम्हारा जीवन यही है, यही करो। लेकिन मुश्किल ये था कि रास्ता भी खुद बनाना था, मंजिल भी खुद बनानी थी, और फिर लोगों को तैयार करना था कि हमारे साथ इस रास्ते पे तुम भी चल पड़ो। तो काफी कठिन थी जर्नी। तो ये है। और असल में जब मैं मुश्किल की बात कह रहा था तब मेरे जहन में केवल आप नहीं थे बल्कि आपका परिवार भी था, क्योंकि वो भी बड़ी मुश्किलों से तैयार हुए होंगे। आपने जवाब दे दिया हालांकि, और बता ही रहे हैं आप कि एक ही क्रांति नहीं हो रही थी, उसके साइमल्टेनियसली बहुत सारी क्रांति जो है लगातार हो ही रही थी। अच्छा, हमारे कई साथियों ने पूछा, जानने समझने की कोशिश की, और आपका भी हमेशा कंसर्न रहा कि बच्चों को मुक्त करा लिया आपने कहीं से, मान लीजिए रेड पड़ी, जो भी किया, शिकंजे से छुड़ा लिया। तो शुरुआत में, खास तौर पर मैं पहले के दिनों में कह रहा हूं, अभी तो आपके पास फिर भी संसाधन है, तो बच्चों को खिलाएं क्या, कहाँ रखें, उन्हें घर वापस कैसे पहुंचाएं? बच्चों के माता पिता कई बार शायद होते भी नहीं होंगे, गुजर चुके होंगे, या हो सकता है कि जो परिजन हो वो इनकार कर दें अपनाने से। मान लीजिए माता पिता है नहीं, चाचा ताऊ मना कर दिया, तो फिर उनका पुनर्वास कैसे हो? क्योंकि ये तो केवल एक हिस्सा हुआ ना, किसी को दास्ता से मुक्त कराना, और उसके बाद फिर उसके साथ करें क्या, उसे कहाँ ले जाए? और वैसे भी छोटा बच्चा मेंटली वो जिस तरह से, जिस माहौल में रहा होता है, उसका पुनर्वास मानसिक तौर पर भी करना बड़ा कठिन रहता होगा। तब आपने प्रॉब्लम कैसे सुलझाई शुरुआती दिनों में? आपने कहा ठीक ठीक बात है कि बहुत ही चुनौती भरा काम था, बड़ा मुश्किल था। पहले दिन से ये समस्या शुरू हो गई थी। 1981 में जब एक बहुत ही डेस्परेट, बहुत ही बुरी हालत में एक सज्जन मेरे पास आए, वासल खान उनका नाम था। तो वासल खान और उनकी पत्नी को एक ईंट के भट्टे पे गुलाम बना के रखा गया था 17 साल से, और वहां उनके बच्चे पैदा हुए। तो जो सबसे बड़ी बेटी थी 15 साल की, उसका नाम साबो था। पंजाब की बात कर रहे हैं? पंजाब में? हाँ, पंजाब में, सरिंद में। जी जी जी। तो ये अलीपुर का, अलीगढ़ के पास किसी गांव का परिवार था, लेकिन सरिंद में वो गुलाम बना के रखे गए थे। तो किसी तरह उनको पता लगा, हमारे बारे में आए कि हम उनकी कुछ मदद करें। तो कहाँ रखते उस आदमी को? तो उस वक्त हम एक 10 फुट बाई मुश्किल से 8 फुट होगा, वो एक चारपाई आती थी ऐसी, उसके बाद 2 फुट की जगह रह जाती थी, तो 8-9 फुट होगा, और 10-11 फुट की उसकी लंबाई होगी। उस कमरे में मैं, मेरी पत्नी और 1 साल का बेटा रहते थे। तो वासल खान साहब को भी वहीं रुकाया हमने। तो हमारी मकान मालिक ने बहुत झगड़ा किया, पहले गाली गलौज की कि ये ऐसे फटेहाल का आदमी आके यहाँ कहाँ सो रहा है, और ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने। तो वो एक स्टोर रूम था किसी का, किसी सरकारी कर्मचारी का। तो दूसरे दिन से हमने सोचना शुरू किया कि भाई करें क्या। लेकिन फिर हम सबसे पहले तो साबो और बाकी बच्चों को छुड़ाना चाहते थे। तो उनको छुड़ा के लेके आए, तो कहाँ रखते? तो हमारे एक मित्र के यहाँ एक प्रांगण था, एक गेस्ट हाउस के बाहर, तो वहां रखा 2-3 दिन, ताकि उन्हें भेजने का प्रबंध किया जा सके। वहीं से इसकी मुश्किलात शुरू हुई। फिर लेकिन 10 साल के लगभग हमें लगे, 9 साल के लगभग, 1990 में जाके हमने दिल्ली में मुक्ति आश्रम की स्थापना की। उससे पहले एक और किराए की जगह लेकर हम कुछ दिनों ये काम चलाते रहे। छुड़ाने के बाद कुछ लोगों को हम धर्मशालाओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में ठहरा देते थे, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल होता था। अब मस्जिद में हम ठहरा रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मंदिर में ठहरा रहे हैं हम, उसमें मुसलमान भी हैं। अपनी तरह की एक अलग समस्या है फिर। हाँ, अलग समस्या थी, सामाजिक समस्या थी। तो फिर मुक्ति आश्रम से इसकी शुरुआत हुई, और मुझे खुशी है कि वो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में पहला ऐसा
पुनर्वास केंद्र बना मुक्त बंधुआ बच्चों के लिए, जिनको कार्यकर्ता, नेता, परिवर्तनकारी और एक अच्छा इंसान बनाने की प्रयोगशाला की तरह रहा वो। और वो पहला एक इस तरह का रिहेबिलिटेशन सेंटर था। बाद में बाल आश्रम, जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो बना। हमने लड़कियों के लिए भी बनाया जयपुर में। हाँ, जयपुर के पास। जी जी जी, विराटनगर में है आप। विराटनगर में ही है, जी, वहीं बैठा जी। हूँ मैं आपसे। अच्छा, आप इंजीनियर थे, फिर आप शिक्षक बने, आप पत्रकार भी थे थोड़े वक्त, तो आप एक मैगजीन निकालते थे दिल्ली में। हाँ, वो जो घटना हुई ना, असल में जो हमने ये शुरुआत की, तो ये हम अखबारों में लिखते रहते थे। मैं लिखता था नवभारत टाइम्स में, जनसत्ता में, उस समय धर्मयुग था, दिनमान था, बड़े अखबार थे। और मुझे लिखने का शौक था अपने कॉलेज और विद्यार्थी जीवन से ही। तो संयोग से इनके जो संपादक गण थे, प्रधान संपादक, देश के बड़े संपादक थे, राजेंद्र माथुर जी थे, प्रभाष जोशी जी थे, तो धर्मवीर भारती जी थे। तो उनको मैं नौजवान था, लेकिन मेरी लिखाई पसंद आती थी, तो काफी छापते रहते थे। तो जब उसकी भी एक लिमिट थी, अब आप एक ही विषय पे बार बार कैसे छापोगे एडिटोरियल आर्टिकल एड पेज पर, उस पर ओपेड पेज पर। तो बाद में वो कहने लगे, भाई कैलाश जी और चीजों पे लिखो। अब और चीजों पर भी मैं लिख देता था थोड़ा बहुत, उससे रोजी रोटी भी चल जाती थी, कुछ कमाई भी हो जाती थी। उस समय 100, 200, 500 रुपए तक मुझे मिल जाते थे एक लेख के। फिर हमने अपनी पत्रिका शुरू की, संघर्ष जारी रहेगा, ये मान के कि अब हमें इसी विषय पर ये लिखना है। जो सबसे दबे कुचले, बिल्कुल ही मार्जिनलाइज्ड और नेग्लेक्टेड तबके के लोग हैं, बच्चे और महिलाएं खासकर, उनके ही मुद्दों पर उसमें लिखा जाएगा। और दूसरा पक्ष ये था उसका कि जो सामाजिक कार्यकर्ता, कोई नौजवान, कोई नव युवतियां, कोई और पुराने गांधीवादी और दूसरे लोग, वामपंथी या किसी भी तरह के लोग, जो समाज में परिवर्तन के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जिनकी कहीं कोई पहचान नहीं है, कोई जानता भी नहीं है उन्हें, उनके इंटरव्यूज, उनकी कहानी, उनकी बातचीत को भी उसमें छापा जाए, उनके मुद्दों को भी, क्योंकि वो एक होप की तरफ, आशा की तरफ जाने वाली चीज थी कि लोग, बुराई है तो बुराई के खिलाफ लड़ने वाले भी हमारे देश में हैं। तो वो संघर्ष जारी रहेगा, इस तरह की पत्रिका थी। 1981, 82, 83 में चलती रही, 84 तक चली शायद। तो तब तक ये पहले ही साल में वासल खान आ गए, और वासल खान की कहानी ने, सावो की आज़ादी ने मुझे सही मायनों में एक स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट दिशा दी। मैं उस बूढ़े बाप को और उसकी बेटी को, जो मेरी बहन की तरह थी, उसने मुझे एक बहुत बड़ी रोशनी दी। और मैंने समझ लिया कि अब जीवन में इस बुराई को ख़त्म करके ही दम लेंगे, और इसका तरीका यह है कि सीधी कार्रवाई करके बच्चों को मुक्त कराएंगे। उसका परिणाम भी भोगना पड़ा, हमारे ऊपर बहुत हमले हुए। मेरे शरीर का कम से कम आधा हिस्सा ऐसा है जिसमें चोटें लगी हैं। या यूं कहिए कि जैसे अब बाएं पैर में, दाएं कंधे में, सिर में, पीठ में, पसलियों में गंभीर चोटें हैं, और सर्दियां हैं आजकल तो और ज्यादा दुखती हैं वो। लेकिन मेरी चोटें कुछ भी नहीं है उन लोगों के आगे जिन्होंने पूरी शहादत दी। शहीद धूमदास, शहीद आदर्श किशोर, शहीद कालू कुमार, उन्होंने तो अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया आजादी के लिए। मैं उनको किसी महान क्रांतिकारी से कम नहीं मानता हूँ। आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह खां, सब लोग, उन्होंने उसी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जिस लड़ाई के लिए हमारे धूमदास लड़े और शहीद हुए। क्योंकि पूरी आज़ादी नहीं मिली, अगर बंधुआ मजदूरी, बच्चों की गुलामी चलती रही तो हम उनके सपनों को पूरा नहीं कर सकते थे। तो ये संघर्ष इस तरह चलता रहा। लेकिन हाँ, मतलब मैंने देखा कि बहुत जानलेवा हमले हुए, आपके दफ्तर तक पर हमला हुआ, घर पर हमला हुआ। मेरा ख्याल है परिवार को भी काफी कुछ झेलना पड़ा। आपने शायद बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा इसीलिए, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी बार बार उसमें व्यवधान आ रहा था। तो मतलब यही सोचकर अजीब लगता है कि कोई सही काम करने के लिए निकलो तब सबसे ज्यादा मुसीबतें होती हैं, गलत काम करने में शायद कम होती हैं। नहीं, लेकिन जितनी बार देखिए नितिन जी मुसीबत होती है या कोई हम पे हमला करता है, मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि मुझे हर बार
जब हमला हुआ मुझ पर ही या मेरे परिवार पर, तो हम लोग अस्पताल में पड़े हैं, लेकिन हम मुस्करा दिए। वो मुस्कुराहट इस बात को सोचकर आई कि यार हम एक साधारण लोग हैं, हमारे ऊपर इतने बड़ा माफिया हमला कर रहा है, इतने बड़े बड़े लोग हमसे डर गए हैं। अगर पूरी की पूरी इंडस्ट्री हमसे डर गई है, पत्थर की खदानों के मालिक हैं जिनमें से कोई पार्लियामेंट मेंबर है, कोई एमएलए है, कोई मिनिस्टर है जिनकी खदानें हैं, ईंट के भट्टों के मालिक हैं, कालीन उद्योगों के मालिक हैं, जिनके इशारे के बगैर मिर्जापुर, बनारस, भदोही से कोई सांसद और एमएलए नहीं चुना जाता था। अगर वो इतना डरे हुए हैं मेरे जैसे साधारण आदमी से, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर की शक्ति, मेरे अंदर की ताकत इनसे ज्यादा है। तो मैं उसका आनंद लेता रहा हमेशा कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं। तो उससे मुझे प्रेरणा ही मिली, नहीं तो मुझे मारने की या मेरे साथियों की हत्या करने की वो लोग क्यों कोशिश करते, इसीलिए कर रहे थे कि वो डरे हुए हैं, हमको हटाना चाहते हैं रास्ते से। तो हम उनके इस, जैसे कहना चाहिए, गुलामी के धंधे में सबसे बड़ी बाधा थे। और हमें खुशी है कि हम उसमें थोड़े बहुत सफल भी हुए। अच्छा, जब एक बच्चा छूटता है, मैं फिर से, मतलब मेरे मन में बहुत ज्यादा ये सवाल है। एक बच्चा छूटा, और आपने कई बार इस पर ध्यान दिलाया, एक बच्चा छूटा, आया, फिर भी गुमसुम है, अशांत है अंदर से, और दिख रहा है कि वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। मैं खासकर आपकी संस्था के बारे में पूछना चाहता हूं कि वो उसके जहन पर किस तरह काम करती है जो बहुत ज्यादा घायल है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम ये विश्वास करते हैं, हमारा संगठन ये विश्वास करता है कि हम कोई चैरिटी, कोई कल्याणकारी काम, किसी के ऊपर रहम, किसी के ऊपर दया की भीख नहीं दे रहे हैं। हम एक दोस्ती का नाता पैदा करके और एक गरिमापूर्ण, एक डिग्निफाइड, एक इज्जत के वातावरण में उस बच्चे से अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो ये ट्रेनिंग हमारे यहाँ सबकी है, हर कार्यकर्ता हमारा इस तरह का है। और इसकी शुरुआत के लिए हमने अपने कई जो साथी रखे, वो खुद पुराने बाल मजदूर या बंधुआ मजदूर थे, जिनको हमने थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया। और अभी भी मुझे खुशी है कि हमारे बड़े बड़े पदों पर जो लोग हैं, आप सोचिए कि जो व्यक्ति हमारे पूरे संगठन जिसमें 400-500 लोग काम करते हैं, बड़े बड़े रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स हैं, तमाम सारे लोग हैं, PhDs होंगे बहुत सारे, चार्टर अकाउंटेंट हैं, उनको जो तनख्वाह देता है, जिसके सिग्नेचर से तनख्वाह जाती है लक्ष्मण मास्टर, वो लक्ष्मण मास्टर जी हमारे पत्थर की खदानों से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर हैं, जिनको हमने थोड़ा बहुत पढ़ाया, उनकी पढ़ने की रुचि थी, बाद में उन्होंने BA कर लिया वगैरह वगैरह। तो इसी तरह के हमारे कार्यकर्ता कई जगह पर हैं। और हमें खुशी है कि बाल आश्रम से या मुक्ति आश्रम से ट्रेनिंग लेके वापस लौटने वाले हजारों बच्चे बड़े कार्यकर्ता बने और बड़े बड़े हमारे कार्यक्रम और आंदोलन चलाने में अगुवाई करते हैं वो लोग। तो हम उनको ये मान के कि ये सर्वाइवर हैं, ये विक्टिम हैं, ऐसा नहीं मानते। वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली साथी हैं। तो एक तो वो एक हमने एक बड़े योजनाबद्ध तरीके से किया, सैद्धांतिक रूप से भी किया। दूसरा ये है कि जब हमारे आश्रम में बच्चे आते थे तो इतना ट्रॉमेटाइज्ड होते थे कि कुर्सी पे नहीं बैठते थे, कभी बैठे ही नहीं। हमारे साथ छूने में उनको लगता था कि साथ कैसे छू सकते हैं। नल से पानी नहीं भरते थे, शौचालय में वो शौच उन्होंने कभी किया नहीं, देखा नहीं। लेकिन जब हमने उन्हें आश्रम में, मुक्ति आश्रम में शौचालय में शौच करना सिखाया, तो कई बार मैं या मेरी पत्नी जाके देखते थे कि वो पूरा गंदा कर दिया उन्होंने, कहीं भी बैठ गए और उन्हें धोना भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। तो हमने तय किया कि बच्चों की लैट्रिन को साफ करने का जिम्मा मैं लूंगा और फिर बाद में पानी की सफाई सुमेधा जी करेंगी। इसके बाद जो हमारा मैनेजर है, मैनेजर बच्चों की और दूसरी चीजें करेगा, झाड़ू लगाएगा, कमरों की झाड़ू लगाएगा। तो हमने पूरा मामला अपसाइड डाउन कर दिया। जिसको सबसे ज्यादा कहा जा रहा था कि भाई कैलाश जी छुड़ा के लाए हैं तो वो तो कुछ विशेष होंगे, तो जो सबसे ज्यादा विशेष काम था मैंने वो चुना। अभी मैं आपको गांधी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे याद आ गया अपने आश्रम में शौचालय की सफाई कोई करता, हमें बहुत प्रेरणा मिली, हमें गांधी जी से प्रेरणा बहुत मिली। तो लेकिन हमें तो अपने बच्चों को भी ये एहसास दिलाना था कि तुम बराबर के हो। हम साथ में उनके खाना खाते थे, अभी भी खाते हैं, साथ में नाचते हैं। अब आश्रम में हम कल भी नाच रहे थे, परसों भी नाच रहे थे, हम सब मिलके नाचते हैं, सब मिलके खाना खाते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी हमारे साथ खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं।
तो अगर आप हमारे आश्रमों में जाएंगे तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि मैनेजर कौन है और कार्यकर्ता कौन है, शिक्षक कौन है। सब मिलजुल के परिवार की तरह रहते हैं। तो जो हमारी गहरी मानवीय संवेदना है, उसकी बुनियाद में जो पारिवारिक मूल्य हैं भारत की संस्कृति के, भारत की परंपरा के, उनको भी हमने जीवन में जीने की कोशिश की है। तो हमारा संगठन में वो हायरार्की वगैरह नहीं है, उस तरह की एक परिवार की तरह रहते हैं। तो बच्चों को असर पड़ जाता है इस पे, तुरंत इस पे असर पड़ता है हमारे बात करने में, देखने में, छूने में। बच्चों से ज्यादा ट्रांसपेरेंट तो कोई होता नहीं ना। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको अपने आप को देखना है तो किसी बच्चे के चेहरे में खुद को झांक के देखो। अगर वो आपसे प्यार करता है, अगर आपसे आपके सामने मुस्कुरा देता है, उसकी आंखों में आपके लिए प्यार झलकता है, तो समझिए कि आप अच्छाई के रास्ते पर हैं। लेकिन बच्चा मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो ट्रांसपेरेंट है, आईने की तरह है, वो साफ है। तो हम तो बच्चों में ही देख के अपने आप को नापते हैं, तोलते हैं। हमारा पैमाना वही बच्चे हैं। अच्छा, आपने कुछ बच्चों का रेस्क्यू किया, उन्हें उनके घर भेज दिया, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि बाल मजदूरी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि गरीबी बहुत है। बहुत सारे माँ बाप तो मजबूरी में भी बच्चों को भेजते हैं। तो ऐसे बच्चों से फिर मजदूरी ना कराई जाए। हमारे एक साथी आदित्य वर्धन है, वो जानना चाहते थे कि मैं जरूर पूछूं आपसे, उसको सुनिश्चित कैसे किया जाता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आदित्य जी ने। ये असलियत है कि माँ बाप की मजबूरी और उसके साथ साथ उनकी अशिक्षा या जानकारी का अभाव कह सकते हैं, भोलापन कह सकते हैं, भलमनसाहत कह सकते हैं, जिससे कि उनको हमेशा बुद्धू बना के ये लोग दलाल लोग बच्चों को चुरा के बहला फुसला के ले जाते हैं। तो ये एक समस्या तो है ही है, लेकिन हमने इसका समाधान कई तरीके से ढूंढा कि केवल कानून के जरिए इस समस्या का हल नहीं हो सकता। गांव में बैठकर, कम्युनिटीज में, समूहों में बैठकर ये बातचीत करना जरूरी है कि अगर हम बच्चे से बाल मजदूरी कराते हैं तो उसके नुकसान कितने होते हैं, बाल विवाह के नुकसान कितने होते हैं, शारीरिक तौर पे नुकसान है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारे मामलों में जब बच्चों को एक बार ले जाते हैं मालिक लोग, तो बाद में पैसे नहीं देते, शुरू में जो दे दिया सो दे दिया, तो समझ में आता है माँ बाप को। तो हम ऐसे माँ बाप और ऐसे बच्चों को भी अपना कार्यकर्ता बनाते हैं जिनके साथ इस तरह का धोखा हुआ हो। तो वो जाके जब गांव में बैठ के बात करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, कि शुरू में आप बातों में मत लगिए, थोड़ी और मेहनत कीजिए, थोड़ी और कोशिश कीजिए, लेकिन बच्चे को स्कूल में दाखिल कराइए। लेकिन हम जानते थे कि स्कूल नहीं थे और कई मुश्किलें थीं और शिक्षा का अधिकार भारत में नहीं था। तो एक दूसरी लड़ाई हमने लड़ी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की, और उसका असर हुआ। योजनाओं के लिए भी लड़ाई लड़ी। तो अच्छी बात यह कि अब बहुत सारी चीजें हैं, मिड डे मील है और कई सुविधाएं हैं जिससे बच्चा वो कर सकता है। वहाँ के गांव के भी जो जिम्मेवार नौजवान हैं, कुछ और नागरिक हैं, उनको भी समझाने की कोशिश की, पंचायतों के साथ काम किया, शिक्षकों के बीच में बहुत बहुत काम किया। पूरे देश में, पूरी दुनिया में शिक्षक संगठनों को साथ जोड़ा हमने अपने जगह जगह पर, जिले से लेके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक संगठन हमारे साथ हैं। तो कोशिश की उनको ये संवेदना मिले, चेतना मिले कि मजबूरी की वजह से बच्चों को मजदूरी ना करनी पड़े। सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने की तमाम कोशिशें की। सरकार की पहले भी कुछ योजनाएं थी, लेकिन बढ़ रही हैं। सामाजिक सुरक्षा की कई योजना है, मनरेगा है जैसे आजकल, तो और दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी और केंद्र की भी। तो ये सारी चीजों की जानकारी भी नहीं होती। जो मजबूर है माँ बाप, उनको जानकारी नहीं है। जानकारी है तो इतने वो तेज नहीं है कि उस सुविधा वो भाग दौड़ कर सके, उस स्कीम का लाभ कर सकें, सुविधा का लाभ उठा सकें। तो हर स्तर पर हमको इसके लिए लड़ना पड़ा। लेकिन सबको ये बात पता होनी चाहिए, 2-3 बातें, कि पहला कि हर एक बाल मजदूर किसी न किसी वयस्क की एवज में काम कर रहा है। यानी एक वयस्क बेरोजगार रह जा रहा है बच्चे की बाल मजदूरी के कारण। पूरी दुनिया में आज 160 मिलियन यानी 16 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के हिसाब से, और 21 करोड़ वयस्क लोग बेरोजगार हैं। कई अध्ययनों से पता लगा कि ज्यादातर बेरोजगार वो हैं जिनको साल भर में 100 दिन काम नहीं मिलता और उनके बच्चे बाल मजदूरी करते हैं।
क्योंकि बच्चे सबसे सस्ते मजदूर हैं, मुफ्त के मजदूर हैं, 12-18 घंटे काम कर सकते हैं या काम लिया जा सकता है उनसे, यूनियन नहीं बना सकते, कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते, तो बच्चों को प्रेफर किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। तो ये बड़ी इस बात है जिसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की जगह माता पिता को, बड़े भाई बहन को काम मिले जो वयस्क हैं, ताकि बाल मजदूरी खत्म होगी एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से बेरोजगारी भी खत्म, बेरोजगारी पर भी असर होगा उसका, बेरोजगारी पर असर होगा। बिल्कुल। अच्छा, कुछ बच्चे नशे की गिरफ्त में भी होते हैं। गौतम कुमार एक और लिसनर हैं, वो पूछ रहे थे कि कुछ बच्चे हैं जो नशे के शिकार हो जाते हैं, सरकारी सुधार गृह में भी उन्हें भेजा जाता है, स्थिति नहीं सुधरती है और ये एक बड़ी संख्या है, तो एक तरह से युवा संसाधन का अपव्यय भी हो रहा है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? कभी आपने गौर किया उस तरफ भी? नितिन जी, गौर हम लोगों ने इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक लड़ाई लड़ी, एक याचिका दायर की, और सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छे निर्देश दिए केंद्र और राज्य सरकारों को इसकी रोकथाम के लिए, जिनमें कुछ बातें थी जो हम लोगों ने सुझाई थी पिटीशन में, और वो बात मान भी ली गई थी कि कहीं कहीं मतलब कोर्ट ने मान ली, लेकिन अभी राज्य सरकारों ने शिक्षा में वो बात नहीं मानी है कि पढ़ाई के दौरान बच्चों को नशे के खिलाफ जागृत करने के पाठ पढ़ाए जाएं, वो कैरिकुलम का हिस्सा बने, ताकि हर बच्चे को इस बुराई का पता लगे और वो बचने की कोशिश करे। पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा कि जो ऑलरेडी इस नशे के शिकार हो गए हैं, वहां पर हर जिले के स्तर पर उनके पुनर्वास के लिए केंद्र बने, उसकी व्यवस्था हो। बच्चों के मामले में सीधी दखलंदाजी होना चाहिए। रोकथाम के लिए कई उपाय किए जाएं, क्योंकि ये बिना राजनीतिक या बिना पुलिस वगैरह के संरक्षण के इतना बड़ा काला धंधा नहीं चल सकता, और ये काले धंधे सारे आपस में मिले हुए हैं। बच्चों का व्यापार, दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग, और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, और हथियारों की ट्रैफिकिंग, ये सारी दुनिया में 3 बड़े काले धंधे हैं। और पहले ये मैंने जब काम शुरू किया 40 साल पहले, 45 साल पहले, तो ये अलग अलग थे करीब करीब। अब ये देखने को मिल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये तीनों इतना इंटरमिंगल्ड हो गए, इतना एकजुट हो गए हैं कि, और इतना पैसा कमाते हैं, इतना काला पैसा कमाते हैं ये कि आप सोच नहीं सकते। और पैसे के अलावा पावर भी इनके पास में है। तो नेताओं को तो ये लगता है कि उनके साथ 3-4 बंदूकधारी घूम रहे हैं। अब वो बंदूक कहाँ से आ रही है, कैसी आ रही है, तो अच्छा लगता है। एक बड़ी मुसीबत है ये। तो मैं तो कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल है तो वो देशद्रोही है। कोई भी अगर बच्चों को इस काम में धकेल रहा है, अगर उनको ड्रग्स का सेवन करा रहा है, ड्रग खरीद रहा है, ड्रग बेच रहा है, ड्रग इंपोर्ट कर रहा है, ड्रग एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो अपराध तो है ही है, लेकिन वो इतना बड़ा पाप है, वो देशद्रोह है। और उसको रोकने के लिए सामाजिक चेतना बहुत जरूरी है। धर्मगुरुओं से भी मैं इसीलिए अपील करता हूं, धर्मगुरु इस पर आवाज उठाएं, केवल उपदेश न दें, बल्कि कहें कि अगर कोई इस तरह का नशीला पदार्थ सेवन कर रहा है तो इस सभा में से उठ के चला जाए, हमारे योग की क्लास में ना आए, हमारी दवाइयां ना खरीदे, हमारे भाषण ना सुने, हमारे उपदेशों से अलग हट जाए, हमारा चैनल ना देखे, हमारी शकल। जो बच्चों से बाल मजदूरी करा रहा है, जो बच्चों से यौन शोषण कर रहा है, जो ये नशीले पदार्थ फैला रहा है, वो किसी धर्म का आदमी हो ही नहीं सकता, वो तो अधार्मिक है। सही बात है। एक मुझे बहुत अजीब बात लगी कि 80 के दशक तक देश ही नहीं दुनिया में बच्चों के हक के लिए कोई कानून नहीं था। ऐसा मैं जब पढ़ रहा था मुझे देखने में आया, और आपको ये लड़ाई यूनाइटेड नेशंस तक लड़नी पड़ी। ये क्या कहानी है? और मैं अभी देख रहा था कि 103 देशों की यात्रा भी की आपने। मतलब आप देश नहीं बल्कि दुनिया के बच्चों के लिए भी लड़ना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। ये कहानी जरूर बताइएगा। देखिए, भारत में कानून था, बहुत एक लचर पुराना अंग्रेज के जमाने का कानून था बाल मजदूरी के खिलाफ, लेकिन वो एक लाइब्रेरी की किताबों में पढ़ा हुआ था, कोर्ट की लाइब्रेरी में। उस कानून का इस्तेमाल भी नहीं हुआ, कभी किसी ने उस पर चर्चा भी नहीं की, और उस कानून से हम लोग इस समस्या का निदान भी नहीं ढूंढ सकते थे। तो भारत में कानून बनाने की लड़ाई हमने लड़ी 1984 में, 85 में, 86 में जाके भारत में पहला कानून बना, अपना कानून चाइल्ड लेबर के खिलाफ। तो एक सफलता हमें मिली, हालांकि वो कानून भी बहुत ढीला ढाला था, क्योंकि
इस मामले में कोई स्पष्टता नहीं थी सांसदों के दिल दिमाग में। और जैसा मैंने कहा कि बहुत से सांसद भी इस अपराध में लिप्त थे, इसलिए इसको पूरी तरीके से अपराध नहीं मान सकते थे। फैक्ट्रियों के मालिक थे, कुछ और दोस्त रिश्तेदार उनके थे, मानसिक रूप से भी तैयार नहीं थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको पता लगा कि जो बच्चों की गुलामी है, बच्चों का ट्रैफिकिंग है, दुर्व्यापार है, खरीद फरोख्त है, खतरनाक उद्योगों में बच्चों का इस्तेमाल है, बच्चों से क्राइम्स कराना है या बच्चों को क्राइम में ढकेलना है, जिसमें ये सब यौन शोषण से लगा के और नशीले पदार्थ बिक्री वगैरह शामिल है। इन सब के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं था। तो मेरे लिए तो भारत के बच्चे जितने प्रिय हैं, पाकिस्तान के बच्चे भी उतने प्रिय हैं, बांग्लादेश के भी, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के सारे बच्चे हमेशा से। और ये मेरे जीवन के संस्कार का हिस्सा है। शायद मैं फर्क ही नहीं कर पाता हूँ किसी में, देशों में भी फर्क नहीं करता मैं, तो बच्चों में क्या फर्क कर पाऊंगा। तो हमने सोचा कि लड़ाई तो लड़नी है पूरी दुनिया के लिए। तो 1998 में हमने एक विश्वव्यापी यात्रा का आयोजन किया। भारत में हम पहले कुछ यात्राएं कर चुके थे और सफलताएं हासिल कर चुके थे, क्योंकि हम ये मानते थे कि कमरे में बैठ के गोष्ठियां करना और संवाद करना, इन सब से इतनी गहरी बुराई को, इतनी गहरी जड़ें जिसकी उस बुराई मतलब एक पार्ट हो सकता है, सॉल्यूशन करने के लिए इससे होता नहीं है। जो खुद विक्टिम्स हैं, जो खुद इसके शिकार हैं, पीड़ित हैं, जब तक वो नेतृत्व नहीं संभालेंगे, खुद आगे नहीं आएंगे, तो हम नहीं इस लड़ाई को जीत सकते हैं। कोई भी बुराई हम समाप्त नहीं कर सकते जब तक कि उसके शिकार लोग खुद आगे न संभाले। तो हमने बच्चों को, जो पहले कभी बंधुआ मजदूर थे, बाल मजदूर थे, उनको साथ लेके यात्रा की। ये 103 देशों तक गई यात्रा, दुनिया के 3 हिस्सों से एक साथ चली। अफ्रीका से चली, सौ पौलो से चली और मनीला से चली। अफ्रीकी यात्रा हमने वहां से शुरू की, उस जेल के सामने से, केप टाउन में, केप ऑफ गुड होप से, उस जेल के सामने जहाँ नेल्सन मंडेला जी 17 साल थे। तो इसी तरह मनीला से शुरू। ये तीनों यात्राएं जाके जिनीवा में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भवन है, वहां खत्म हुई, ILO के जनरल असेंबली में। और ये एक अजूबा कह सकता हूं मैं। अभी सोचता हूं तो लगता है कि जिस पागलपन से मैंने सोचा और मेरे साथियों ने सोचा और मदद की, वो बहुत कारगर साबित हुई। जब बच्चे खुद इसका नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नारे लगाए, नो मोर टूल्स इन टाइनी हैंड्स, वी वांट बुक्स, वी वांट टॉयज, नो मोर चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन, वी वांट एजुकेशन। और ये नारे गूंजते रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन में, ILO की जनरल असेंबली में, जहाँ सारी दुनिया का नेतृत्व बैठा था। तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वो नेता जो सोच भी नहीं सकते थे कि ये संभव है, वहां हुआ। और अंत में एक प्रस्ताव पारित हो गया 1998 में कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, जिसकी मांग को लेकर हमने यात्रा की थी। और हमने 80,000 किलोमीटर लंबी दूरी तय की, जो दुनिया की जो परिधि है उससे दुगनी है, लगभग दुगनी से भी ज्यादा है। 40,000 से कम की परिधि, हम 80,000 किलोमीटर यात्रा की। और उसमें करीब 15 करोड़ लोग हमारे साथ, 15 करोड़ नहीं, सॉरी, 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए, 15 मिलियन। तो कानून बना, अगले साल कानून बन गया। 1999 में कानून जी। और तब बाल मजदूरों की संख्या लगभग 25-26 करोड़ थी। और 16 साल के अंदर 2016 में वो घटकर 15 करोड़ रह गई। और सारे देशों ने उस कानून को माना भी, मतलब ये भी था। ये दुनिया में ये पहला कानून उनका बना जो सबसे जल्दी ज्यादातर देशों ने मान लिया, लेकिन अब तो सभी देशों ने मान लिया। यूनिवर्सल रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं वो हो गया, और सबने स्वीकार किया कि ये एक बड़ा भारी अपराध है जिसकी रोकथाम होनी चाहिए। तो एक हमारा विनम्र सहयोग रहा इसमें, उसका असर भी। मैंने जैसे बताया कि पहले ही 16 सालों में 10 करोड़ संख्या कम हो गई बाल मजदूरों की। अब 2-3 सवाल हैं मुझे आपसे पूछने थे। एक ये बताइए कि नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद फिर आपके जीवन में क्या बदला? मेरे जीवन थोड़ी राहत आई होगी कि ठीक, हाँ, थोड़ी राहत है। वैसे तो कुछ नहीं बदला, मेरा मकान वही है, मेरी पत्नी भी, सुमेधा जी वही हैं, मेरे तो दोस्त लोग भी वही हैं, अब कपड़े लगते भी मैं वैसे ही पहनता हूँ, तो कुछ ऐसा नहीं है। मेरा मिलना जुलना कुछ नहीं बदला, लेकिन 2-4 चीजें फायदे की हो गई। जैसे मैं पहले जाता था तो
हवाई जहाज में वो जो इकोनॉमी क्लास है वहाँ, उसमें 14-14, 15-15 घंटे दुबक के बैठा रहना पड़ता था और फिर जाते से ही काम शुरू कर दो। अभी क्या है कि आपको फर्स्ट क्लास का टिकट भेजते हैं बुलाने वाले और वहां पर सारी सुविधाएं हैं, आप स्टेट गेस्ट भी होते हैं हम। तो ये कुछ फायदे हुए हैं, ये परिवर्तन है, लेकिन ये मजाक की बात। लेकिन अब बड़ा परिवर्तन ये आया है कि जो बात हम पहले कहते थे, मैं पहले कहता था, उसको लोग सुनते होंगे, कुछ लोग ताली बजाते होंगे, लेकिन उतनी गंभीरता से लोग नहीं लेते थे। अब मैं जब ये बात कहता हूं तो राष्ट्राध्यक्ष सुनते हैं हमारी बात को, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित सारे जो इदारे हैं, सारी संस्थाएं वो सुनती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुनता है, उनकी कई कमेटियों में मैं प्रमुखता से बुलाया जाता हूं। तो जो बच्चों से संबंधित नीतियां हैं उसमें थोड़ी बहुत दखलंदाजी हमारी रहती थी, लेकिन अब ज्यादा हो गई है, लोग बात को गंभीरता से लेते हैं। पहले मैं खुद किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या किसी अफसर से मिलने के लिए घंटों इंतजार करता था, झगड़ा करना पड़ता था एक एक्टिविस्ट के नाते। लेकिन आज बहुत सारे एमपीज या मिनिस्टर्स या कई लोग मिलना चाहते हैं, मिलते हैं। तो कई बार मुझे बहुत हैरानी लगती है कि ये मैं वही आदमी हूं, मैं वैसा ही वही आदमी, वही काम मेरे अंदर नहीं आया, दिल दिमाग में मेरे अंदर नहीं आया परिवर्तन। लेकिन एक तमगे में इतनी शक्ति है कि जिसकी वजह से आप बड़े आराम से राष्ट्राध्यक्ष के यहाँ जा सकते हो, मिल सकते हो। अब तो ज्यादातर देशों में स्टेट गेस्ट की तरह बुलाया जाता हूं, तो वहां जाता हूं तो सारी सुविधाएं रहती हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही हमेशा रहती है कि मैं एक एक क्षण का इस्तेमाल, जो लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, उस प्यार और सम्मान का इस्तेमाल मेरे बच्चों के लिए करूं, दुनिया के बच्चों के लिए करूं, और उन बच्चों को उनका बचपन लौटाने में उस सम्मान का इस्तेमाल हो। तो उसको मैं देख रहा हूं कि हो रहा है। अच्छा है कि नोबेल मिला तो आपके काम को थोड़ी तेजी भी मिली, उसे पहचान भी मिली, और अब थोड़ा सा मुश्किलें थोड़ी कम हुई होंगी। लेकिन अभी वो नोबेल है कहाँ? मैंने सुना उसे आपने पास रखा ही नहीं आपने। भाई नोबेल अपने पास रहता है तो एक अहंकार बना रहता है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी आपके अंदर ना बैठ जाए। आप किताब को पढ़िए, किताब आपको ना पढ़ाने लगे। सच है, सच है। तो कोई आपके पास जो तमगा है, मेडल है, सम्मान है, पुरस्कार है, वो बाहर ही अच्छा लगता है। अगर दिमाग में, दिल में बैठ जाएगा तो फिर आप वो आदमी नहीं रहेंगे जिसके लिए आपको वो सम्मान मिला है। अगर सही मायनों में ईमानदारी से वो सम्मान मिला है तो, और किसी जुगाड़ से लोगों को कुर्सी मिल जाए, सम्मान मिल जाए तो बात अलग है। लेकिन मैं इसको हमेशा से मानता था, और मैंने ये महसूस किया कि ये पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है। जब मैं दूसरे तीसरे दिन ही नोबेल प्राइज की घोषणा के बाद राष्ट्रपति जी से मिला, उस समय प्रणब मुखर्जी जी थे, तो बहुत भावुक होकर उन्होंने कहा कि कैलाश जी, इतने बड़े देश में, हमारे 1.25 अरब के देश में एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं है। जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे उनमें से ज्यादातर तो शांति का तो किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला नहीं, भारतीय को मिला नहीं मिला। लेकिन दूसरे जो पुरस्कार मिले वो लेने वाले विदेशों में जाके बसे हुए थे, वो भारतीय नागरिक नहीं थे, वैज्ञानिक जो थे, वैज्ञानिक। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उन्होंने कहा कि वो देशी पुरस्कार उनको मिला और यहाँ रखा हुआ था, लेकिन उनका पुरस्कार चोरी हो गया, तो शांति निकेतन से चला गया, चोरी हो गया शांति निकेतन से। तो उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश मंत्री था तो मैं किसी तरह वहां से, अपना स्वीडन से, स्टॉकहोम से एक उसकी रेप्लिका लेके आया, प्रतिकृति लाया। वो प्रतिकृति रख दी गई थी यहाँ, और शायद वो प्रतिकृति भी उनके ग्रैंड नेफ्यूज कहीं ले गए या जो है, तो जो भी, तो उनको बहुत भावुकता से उन्होंने बात कही। तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि इससे मुझे तुरंत एक प्रेरणा मिली कि अगर हमारी धरती पर, भारत की धरती पर कोई पुरस्कार नहीं है और पहली बार आ रहा है इस तरह का, तो ये मेरे पास नहीं रहेगा, मेरी तिजोरी में, मेरे घर में नहीं रहेगा, ये राष्ट्र के नाम समर्पित करूंगा, क्योंकि ये सही मायनों में राष्ट्र की धरोहर है। मैं तो जो कुछ भी हूं, मेरा सोच है, मेरा जीवन, मेरा रहन सहन, खान पान, पढ़ाई लिखाई, उपलब्धियां, संघर्ष, अच्छाई बुराई, सब कुछ इसी राष्ट्र के, इसी देश की। तो मैंने सोचा कि ये राष्ट्र के नाम ही पुरस्कार है। तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिख दी,
उनके यहाँ से खबर आई कि सचमुच कैलाश जी की चिट्ठी है, ये तो किसी ने किया नहीं पहले, ऐसा कभी हुआ नहीं दुनिया में पहले। लेकिन हमने कहा कि जो चीज कहीं नहीं हो सकती वो तो भारत में ही संभव है, भारत तो हम करेंगे। तो अंत में उनका मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मान लिया। मैंने उनको चिट्ठी में ये भी लिख दिया, बता दिया था कि अगर आप नहीं लेंगे इसको देश की तरफ से, राष्ट्र की जनता की तरफ से, तो मैं गांधी जी की समाधि पर राजघाट में उसको रख के चलाऊंगा। अरे हाँ, मैं तो रखा था। तो आखिर उन्होंने ले लिया और मैंने उनको सामने, ये बहुत भावुक हुए वो, मैंने कहा कि देखो, भारत की जनता के नाम मैं एक कबीरदास जी का दोहा पढ़ के सुनाता हूं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो वो कुछ बोल नहीं सके, इतने भावुक हो गए। तो मैं तो दे के आ गया उसको। तो मेरे दिल दिमाग में कहीं नहीं ना, मेरे पास है। हालांकि मेरे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने बहुत ये कहा, क्योंकि मेरी पुत्र वधू गर्भवती थी और 2 महीने बाद ही मेरा पोता या पोती होने वाला था। सबने कहा कि 2 महीने इंतजार कर लो, राष्ट्र के नाम देना है दे दो। तो मैंने कहा कि अभी तो कई पोते पोती हमारे पैदा होने वाले होंगे, भारत के कई बच्चे उस दौरान पैदा होंगे, तो जैसे वो है वैसे मेरा पोता पोती है। वो राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में मेरा पोता भी या पोती भी देख लेगी, बाकी बच्चे भी देख लेंगे, तो हम इंतजार क्यों करें? जब एक अच्छा काम मन में आया है तो उसको कर देना चाहिए। बढ़िया, अब हम भी देख लेंगे। अब आप देख सकते हो। अच्छा, अब मेरे अंतिम 2 प्रश्न, और मुझे लगता है अब समय की भी जो है सीमा करीब आ गई। एक तो ये कैलाश जी की बहुत दूर तक आप आ ही गए हैं, लेकिन अभी और कितना दूर जाना है, आपको क्या लगता है? भाई, हम तो ये मान के चलते हैं कि एक तो हमारे यहाँ कहा गया चरई बेती, चलते रहो चलते रहो चलते। मजाक में उसे कहते हैं चरते रहो चरते रहो। हाँ हाँ, चलते रहो, लेकिन चर के चलते भी रहो, और चलना है। तो जब तक ये बुराई खत्म नहीं हो जाती, ये अपराध, ये पाप खत्म नहीं हो जाता, तब तक मेरी यात्रा जारी रहेगी। मैं वो दिन देखना चाहता हूं और देखकर ही मानूंगा मेरे जीते जी कि दुनिया से बच्चों की गुलामी खत्म हो जाए, बच्चों का शोषण खत्म हो जाए। देखिए, 40 साल विश्व के इतिहास में कोई बड़ा वक्त नहीं होता है, बहुत बड़ा समय नहीं होता है। सैकड़ों साल पुरानी बुराई को खत्म करने में 40 साल छोटा सा वक्त है, लेकिन फिर भी जहां तक हमने हासिल किया है सबने मिलकर, और जहां तक ये मुद्दा लोगों की नज़र में और लोगों की प्राथमिकताओं में आया है, दुनिया भर की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्राथमिकताओं में, उसको देखते हुए मुझे यकीन है कि ये खत्म होगा। पढ़ाई के प्रति जो जागरूकता हुई है, जो उपभोक्ताओं में जागरूकता आई है कि हम ऐसा सामान नहीं खरीदेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे जिसमें बच्चों का शोषण हुआ हो। घरेलू बाल मजदूरी कराने को पहले इज्जत का मामला समझा जाता था कि हमारी स्टेटस सिंबल है। आज घर में आप किसी बच्चे को अगर रखेंगे तो अपराध बोध के साथ रखेंगे या नहीं? अरे, तो पूरा परिवार किसी एक घर की रसोई में या दलान में वहां काम कर रहा होता, पूरा परिवार ही नौकरी, पूरा काम कर रहा होता था। लेकिन अब आप इज्जत के साथ किसी बच्चे को नहीं ला सकते घर में कि ये देखो हमारे यहाँ खाना बना रही है, झाड़ू लगा रही है लड़की, और हम तो इसे बेटी मानते हैं। अपराध तो है ही है, लेकिन मन में भी अपराध बोध पैदा हो गया है। ये चीजें हुई हैं 30-40 साल के अंदर, तो अगले 10-20 साल के अंदर हम इसको समाप्त करेंगे। 10-20 साल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 10-20 साल तो मैं बहुत ही प्रैग्मेटिक होकर कह रहा हूं। दुनिया ने तो कहा है कि अगले 5 साल में खत्म हो जाना चाहिए, बल्कि 4 ही बचे हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी नया पूरा कार्यक्रम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, उसमें 2025 तक हर प्रकार की बाल मजदूरी का खात्मा सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए सरकारें काम करें, तो हम सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इस कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से बहुत मुश्किलें आ रही हैं, काफी परेशानी आई होंगी। हाँ, मैं पूछना भी चाह रहा था कि आपका इतना बड़ा काम है, उसमें कोरोना में तो काफी दिक्कतें आई होंगी, पता नहीं कैसे आप लोगों ने किया होगा मैनेज? हमारे लोग तो करते रहे, हमारे साथी करते रहे, कईयों को कोरोना हो भी गया। लेकिन कोरोना काल में ही हमारे संगठन ने, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन और बचपन बचाओ आंदोलन, बाल आश्रम वगैरह ने करीब 92 लाख भोज्य सामग्री का इस्तेमाल लोगों
तक पहुंचाया, यानी कि 92 लाख लोगों तक खाना पहुंचाया, कम से कम एक मील खाना कई लोगों को कई कई दिन तक पहुंचाया। तो कुल मिला के जो फूड पैकेट्स थे या बना हुआ खाना था वो 92 लाख था। और इसी तरह लाखों की संख्या में हम लोगों ने हमारे साथियों ने, बच्चों ने भी, आश्रम के बच्चों ने भी मास्क सिल कर बांटे। गांव में हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने चेतना जगाने का काम किया। अभी 1000 से ज्यादा जो ये बाल गृह हैं देश के, वहां हम लोगों ने ऑक्सीजन का इंतजाम करवाया। ये सब चीजें चलती रहती हैं इसके दौरान भी। लेकिन जो सबसे बड़ी मुसीबत आ रही है वो ये आ रही है कि इस दौरान बाल मजदूरी, बच्चों का यौन शोषण, बच्चों की शादियां और बच्चों का दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग बढ़ा है पूरी दुनिया में, और भारत में भी बढ़ा है और बढ़ रहा है। इसलिए मैं इसको अभी 10-20 साल की बात कर रहा हूं कि वक्त लगेगा, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो हम और जल्दी इसे खत्म कर सकते थे। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत जवान हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझसे बहुत ज्यादा उम्र में बड़े हैं, फिर भी इतनी जोश, उम्र ऐसी उम्र बड़ी नहीं होती है। आप उत्साहित रहिए तो उम्र नहीं बढ़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं अगर सवाल पूछने की हिम्मत है, अगर समाज में बुराइयों के खिलाफ आप सवाल पूछते हैं और जवाब खोजते रहते हैं तो आप बूढ़े हो नहीं सकते। आप लग भी नहीं रहे हैं। लेकिन इतना तो है कि ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह हमेशा तो नहीं रहता होगा, कभी कभार निराशा के कुछ क्षण आते होंगे। फिर वो तब क्या होता है जो आपको फिर से उमंग से भरता होगा कि झटकते होंगे आप, निराशा को कहते होंगे चल यार करते हैं, क्या सोचते हैं तब? देखिए, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिकता और दार्शनिकता की तरफ भी झुका हुआ रहता हूँ, मेरी रुझान रही है बचपन से। और हमारे ऊपर हमले हुए, हम अस्पताल में पड़े हैं, तो हमारे मन में तुरंत गीता के श्लोक याद आ जाते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम, तो इस तरह की, न चैनम क्लेदे अंत्यापो न शोषयति मारता है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ तो मरूंगा कहाँ, शरीर है मेरा, सबका शरीर जाता है, आगे जाएगा पीछे जाएगा, इसमें क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज, मैं बहुत आसानी से ये कोशिश करता हूँ सीखने की, और कुछ हद तक पालन भी करता हूँ, कि जैसे मैं कहता हूँ कई बार अपने साथियों से अंग्रेजी में कि देयर इज ए रीजन टू सेलिब्रेट, देयर इज ए रीजन टू एंजॉय एवरी डे एटलीस्ट वंस। छोटी सी छोटी उपलब्धि, छोटी सी छोटी सफलता को भी जब हम एंजॉय करना सीखेंगे, उसको सेलिब्रेट करना सीखेंगे, उसमें मजा लेना सीखेंगे, तो हम और बड़ी सफलताओं की तरफ जाएंगे। होता क्या है कि हम बड़े सपने या बड़ी सफलता को लेके चलते हैं कि हमको साहब आईएएस बनना है। अब आईएएस जब तक नहीं बनेंगे परेशान नहीं, और बच्चे सोचते हैं आईएएस बनेंगे, कभी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, आईएएस बनना है। अरे भाई, आईएएस बनने की दिशा में अगर तुमने एक पाठ भी तैयार कर लिया, जनरल नॉलेज का तैयार कर लिया, अपने सब्जेक्ट का तैयार कर लिया, तो आईएएस बनने की दिशा में आगे तो चले गए। जितने आगे जा रहे हो, हर कदम को सेलिब्रेट करने का मजा लेना चाहिए और उसमें खुश होना चाहिए। तो मैं तो एक भी बच्चे के जीवन में खुशहाली अगर देखता हूं, और ये भी देखता हूं कि कोई दूसरा भी किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद कर रहा है, तो मैं खुद सेलिब्रेट करता हूं कि भाई देखो, ये आदमी दूसरे की मदद कर रहा है, दूसरे बच्चे की, तो इसका मतलब समाज बढ़िया बन रहा है। समाज में हमेशा बहुत सकारात्मकता है, बहुत आशा है, आशा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आशा इतनी मजेदार चीज है, होप, जो आपका दीपक भी है, आपका रोशनी भी है, दीपक के अंदर का तेल भी आशा से आता है, और रास्ता भी आशा है। तो मतलब इस उम्र में इतने आशावादी तो हम नहीं है जितने आपको देख के अच्छा लग रहा है। हाँ, नहीं, आप सब देखिए, आशा तो कहीं बाहर से नहीं लानी, भीतर से थोड़ी सी पैदा कर लीजिए। अगर हम पैदा हुए हैं तो बहुत सारी संभावनाओं के साथ पैदा हुए हैं। या तो हम ईश्वर को नहीं मानते, मैं तो ईश्वर को मानता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि ईश्वर इतना बेवकूफ नहीं है, न ही ईश्वर इतना कंजूस है कि हमारे लिए आशा दे दे, इतनी सी आशा दे दे, करुणा दे दे, इतनी सी दे दे, बूंद भर दे दे, प्यार दे दे, बूंद भर प्यार दे दे। तो मैं मानता हूं कि हमारे अंदर ये करुणा है, आशा है, भलाई है, सद्भावना है, इसका सागर भरा पड़ा है। हम जितना उसमें गोते लगा के बाहर निकालेंगे, उतना ही अंदर की ताकत को बाहर निकालेंगे। वी आर ऑल बॉर्न विद इमेंस पोटेंशियल, डिवाइन पोटेंशियल। हम सब लोग उस डिवाइन, एक दैवी शक्ति के साथ पैदा हुए हैं। कोई फर्क नहीं है किसी में, गांधी जी या बुद्ध या आप या मैं या साधारण कार्यकर्ता। फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो अपने भीतर से
उस चीज को निकाल पाए और उसका इस्तेमाल कर पाए। खुद पर भरोसा करके शुरुआत हुई उसकी। हाँ हाँ, मेरे अंदर वो है क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूं, और ईश्वर अगर बहुत महान है, सर्वव्यापी है, अगर वो सर्वशक्तिमान है, तो मैं उसका एक अंश हूं, तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ तो हो गई होगा। तो फिर निराश होने की क्या जरूरत है। आपने अपने गृह प्रदेश में एक आचार्य रजनीश हुए, वो वाली बात की है कि भाई मेरे अंदर भी है, मैं भी हो सकता हूँ। ये अच्छी बात कही थी उन्होंने, वही आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है वाकई कि हम भी ईश्वर के अंश हैं, उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अंतिम प्रश्न मेरा ये है, कोई ऐसा प्रश्न बताइए जो अब तक किसी मंच से पूछा नहीं गया आपसे और आप चाहते हैं कभी तो पूछा जाए, मैं जवाब दूं। सोच सकते हैं इस पर आप। हाँ, सोच तो सकते हैं। तो किसी ने नहीं पूछा कि शादी से पहले भी किसी लड़की से आपका कुछ प्यार व्यार चला कि नहीं चला। था आपके पास? देखिए, जो प्यार जैसे शादी वाला प्यार कहते हैं वो तो सुमेधा जैसे ही हुआ जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आकर्षण तो फिर भी कुछ लड़कियों की तरफ से था, क्योंकि मैं अपने यहाँ इतने सारे कार्यक्रम करता रहता था। ये जैसे बुक बैंक चलाया, तो अब वो बुक बैंक आगे बढ़ गया, बहुत सारी लड़कियों ने लड़कों ने उसका लाभ उठाया। या मैंने ये जाति प्रथा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने लगा तो वहाँ कॉलेज वगैरह में पढ़ने वाली लड़कियों को ये महत्व समझ में आया कि भाई ठीक काम किया है इसने। तो ये जो प्रशंसिकाएं भी जरूर थी, चाहे मेरे भाषण प्रतियोगिता या लेखन प्रतियोगिताओं की वजह से हों या अखबारों में लिखने की वजह से हों। तो वो जरा सा एक मुश्किल दौर था कि इससे कैसे बचा जाए। आकर्षण तो परस्पर रहता ही है। नहीं तो फिर आपने प्रश्न जो किया खुद ही कि ये पूछा नहीं, तो मान लीजिए मैंने पूछ लिया। तो मैंने उत्तर भी दे दिया कि अगर आपके सामने बड़ा लक्ष्य है जीवन का, तो फिर आपको अगर अपना सहयोगी ढूंढना है तो उसी स्तर पर जाके देखना पड़ेगा। केवल आकर्षण के कारण ये निर्णय बड़े नहीं लेना चाहिए। आकर्षण शरीर की वजह से, उम्र की वजह से स्वाभाविक है नौजवानों के अंदर, लेकिन लक्ष्य में कौन आपका सहकर्मी, सहधर्मी बन सकता है या बन सकती है, ये सोच के चलना चाहिए। हमारे सपनों के साथ दूसरे के सपनों का जो मिलान है वो जरा मुश्किल होता है, लेकिन अगर सपने हमारे एक होंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कई बार हम अपने सपने होते हैं अलग और दूसरे के अलग, और उसमें भटक जाते हैं केवल प्रेम और आकर्षण में। वो प्रेम भी नहीं कह सकते, उसे आसक्ति या मोह कह सकते हैं, एक युवावस्था का। तो मैंने कोशिश की कि ऐसा नहीं करने दूंगा, लेकिन उसमें मुश्किल पड़ी। आप आज भी उतने हैंडसम है जितने जवानी में थे। मैंने आपके पुराने फोटो भी देखे, तो इसलिए मैंने शायद ये सवाल ना पूछा। मुझे तो लगा कि भाई शुरू से ही भीड़ में रहना, ऐसे काम करना और पिटना, फिर भी जाके खड़े हो जाना, तो डेफिनेटली आप शुरू से बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल तो रहे होंगे। मुझे मालूम नहीं सर कि कैसे ये भार आप उठाते होंगे, बड़ा कठिन है वैसे। मैं कोशिश करता हूं कि आप जैसे मित्र और सहयोगी या जो भी मुझसे बात करता है या मैं जिससे बात करता हूं वो भी इस भाग को उठाने में साझीदार बन जाए। तो जो बात मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मेरे बारे में उतनी अच्छी, शायद उससे ज्यादा अच्छी, उससे ज्यादा गहरी बातें आपको पता हैं। तो आपने इंटरव्यू के दौरान ही जतिन जी इतना ज्यादा भार उठा लिया है कि मेरा भार खुद ही हल्का हो गया, मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई बात करने में। बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत मजा आया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी एक पढ़ाकू पार्टी एक टेलीग्राम चैनल है, मैंने वहां बताया था कि आपसे बात होने वाली है, अपने साथियों से भी बताया था, तो सब बहुत खुश हुए, बोले हाँ ऐसे लोगों से जरूर बात किया करो जो इस उम्र में भी कम से कम तुमसे ज्यादा एनर्जेटिक लगते हैं। तो मैंने कहा इसीलिए कर रहा हूँ कि कुछ एनर्जी उनसे मिलती रहे। और जब आप इतना काम करके भी अभी भी ये सोचते हैं कि अभी इतना और करना है और करूंगा और ये किसी मुकाम तक भी ले जाऊंगा, देख भी लूंगा, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे सच में बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए, आप उन दोस्तों को भी मेरा नमस्ते कहिए। और एनर्जी सब उनके अंदर भी बहुत है। थोड़ा सा सुबह घूमें, दौड़ें, भाग दौड़ करें जैसा मैं भी करता हूँ, और थोड़े सात्विक है कि खाना खाएं तो जल्दी से आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। तो हम सब के अंदर बहुत दिल दिमाग की भी एनर्जी है, और हम शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे तो वो एनर्जी और बढ़ेगी। जी
आज तक रेडियो से जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।